तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास में डॉक्टर केसी सिन्हा के बुक से मैट्रिक्स बताना शुरू कर रहे हैं। और दोस्तों, एक्सरसाइज 5.1 को बताने के पहले इस चैप्टर की थ्योरी को बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, जब आप इस चैप्टर की थ्योरी को समझ लेंगे तो क्वेश्चन तो ऐसे ही गर्दा गर्दा तरीके से बनना शुरू हो जाएगा। तो आइए दोस्तों, आज की क्लास में हम समझेंगे मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण पद दिया है उसको एकदम जीरो लेवल से उठाकर बताएंगे कि डायरेक्ट आपके दिमाग में जाकर सेट कर जाएगा। तो आइए दोस्तों, इन सारे चीजों को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बताएंगे आबिहू की परिभाषा यानी मैट्रिक्स। इसके बाद दोस्तों हम जानेंगे आबिहू की कोटि के बारे में, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। आबिहू की कोटि को समझेंगे। इसके बाद हम समझेंगे आबिहू के अवयव, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स। क्या बात है सर, आप आराम से देखते रहिए, ठीक है। इसके बाद एक नया टॉपिक यहां पर एंट्री मारता है दोस्तों, जिसको हम आबिहू की प्रकार कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में लिखेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। अब यहां पर देखिए, आप सोच रहे होंगे कि सर यहां पर मैट्रिक्स लिखे हैं और यहां पर मैट्रिसेस लिख रहे हैं। तो मेरी प्यारे भैया, ये समझिए कि जो मैट्रिक्स होता है वो सिंगुलर होता है, और जो मैट्रिसेस होता है यानी मैट्रिक्स का प्लूरल होता है, जिसको यहां पर हिंदी में कहेंगे आबिहू के प्रकार। और दोस्तों, आबिहू के प्रकार को समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि दोस्तों इसी पर चैप्टर पूरा है। तो समझिए, इसको समझना बेहद जरूरी है अगर आबिहू आप चैप्टर पढ़ते हो तो इसमें सबसे पहले हम आपको बताएंगे वर्ग आबिहू, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, वर्ग आबिहू। इसके बाद दोस्तों हम आपको इसमें बताने वाले हैं 2 नंबर में क्षैतिज आबिहू, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। उसके बाद देखिए, एक इसका चचेरा भाई होता है, उसको हम उदर्ग आबिहू कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं वर्टिकल मैट्रिक्स। इसके बाद दोस्तों हम जानेंगे यानी पंक्ति आबिहू, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं रो मैट्रिक्स। उसके बाद दोस्तों हम जानेंगे स्तंभ आबिहू, जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं कॉलन मैट्रिक्स। एकदम मस्त आपको समझ में आता होगा, और इन सारी चीज पर एक एक कर लेकर और पूरी तरीके से फोकस करूंगा। उसके बाद दोस्तों हम आपको बताने वाले हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। उसके बाद दोस्तों यहां से मैट्रिक्स का एक अनोखापन चीज शुरू होने जा रहा है दोस्तों, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में पूछता है। आइए समझते हैं। 7 नंबर में हम समझेंगे डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स, आबिहू के विकर्ण के बारे में समझेंगे। क्या जी? डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स को देखेंगे। अब यहां से देखिए, एक इसका स्पेशल केस यहां पर निकल कर आता है, तो आइए उसका भी सामना करना पड़ेगा। वो होता है अदिश आबिहू, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। अब दोस्तों इसका एक और स्पेशल केसेस यहां पर निकल कर आता है, जिसको हम कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स, यानी दोस्तों तत्समक आबिहू या इकाई आबिहू इसको कहते हैं। इसके आगे दोस्तों हम लोग समझेंगे ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के बारे में, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के बारे में। और दोस्तों जो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है, इसको 2 भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं। एक होता है दोस्तों अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और दूसरा होता है दोस्तों लोअर ट्रायंगुलर
मैट्रिक्स, जिसको दोस्तों हिंदी में कहते हैं उच्च त्रिभुजीय आव्यूह, और दूसरा होगा निम्न त्रिभुजीय आव्यूह। इसके बाद हम लोग समझेंगे, क्या समझेंगे, यानी कंपैरेबल मैट्रिक्स के बारे में समझेंगे, कंपैरेबल मैट्रिक्स के बारे में समझेंगे, तुलनीय आव्यूह जिसको हिंदी में कहते हैं, और दोस्तों 12 नंबर में हम समझेंगे आव्यूह की समानता के बारे में, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं इक्विलिटी ऑफ मैट्रिसेस। तो आइए दोस्तों, यहां पर जितने टॉपिक लिखे हैं सबका सामना हम करेंगे, और आप देखिएगा तो उसके बाद तो आप इसका अच्छे तरीके से इलाज करिएगा। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि मैट्रिक्स क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है, टाइप्स ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है, और इनके सारे टर्मों को आराम आराम से आज इलाज करने वाले हैं। समझ जाइए। तो आइए दोस्तों, बारी बारी से समझेंगे। तो अभी सबसे पहले हम आपको बताने चल रहे हैं कि आव्यूह क्या होता है, आव्यूह की परिभाषा। लेकिन दोस्तों, आव्यूह की परिभाषा को समझने के पहले कुछ आपको एग्जाम्पलें दूंगा, और उसी एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा कि आव्यूह क्या होता है। तो क्या बात है सर, आप आराम से कलम कॉपी निकालिए और आप मेरे साथ बैठ जाइए। और दोस्तों, आप लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों टॉपिक इसी पर डिपेंड है। और जब इसको अच्छे तरीके से इलाज कर लेंगे तो क्वेश्चन का तो इलाज करने की कोई बात ही नहीं बनता है सर, एकदम ऐसे ही आपको आंसर मिलना शुरू हो जाएगा। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले यहां पर हम समझेंगे मैट्रिक्स के बारे में, आव्यूह क्या होता है। चलिए देखते हैं। कैसे मैं भुला दूं ओ बीते हुए कल, कहेंगे सर बीते हुए कल क्या होता है। चलिए आइए आने वाले कल के बारे में देखिए। ठीक है, बीते हुए कल तो बीत गया। आइए सबसे पहले हम समझेंगे कि आव्यूह क्या होता है। चलिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। चलिए, मैंने मान लिए कि राम और श्याम दो विद्यार्थी हैं। इन दोनों विद्यार्थियों ने मार्केट गए और मार्केट से 3 चीजें खरीदे, आम, संतरा, सेब। राम ने 2 केजी आम खरीदे, 4 केजी संतरा, 6 केजी सेब, जबकि श्याम ने 4 केजी आम, 6 केजी संतरा, 10 केजी सेब। तो दोस्तों, यहां पर जो आपको डाटा दिखाई दे रहा है, इसी डाटा को हम जब बड़े कोष्टक में या छोटे कोष्टकों में लिख देते हैं, छोटे कोष्टकों में लिख देते हैं, तो ये जो लिखने का सही तरीका होता है, इसी तरीके को हम क्या कहते हैं, आव्यूह कहते हैं। इसी तरीके को हम क्या कहते हैं, आव्यूह कहते हैं। यानी दोस्तों, इस बात को आप दिमाग में रख लीजिए कि जो आव्यूह होता है, संख्याओं का लिखने का एक तरीका होता है, सही लिखने का एक तरीका होता है। और दोस्तों, यहां पर आप देखिए एक चीज को कि ये जो आव्यूह है, इस आव्यूह की ये जो आपको दिखाई दे रहा है 2, 4, 6, ये क्षैतिज रेखा में है। ये आव्यूह की क्षैतिज रेखाएं कहलाती है। आव्यूह की एक क्षैतिज रेखा है, और ये पहली क्षैतिज रेखा होगा, और ये देखिए दूसरा क्षैतिज रेखा है, ये आव्यूह का दूसरा क्षैतिज रेखा है। और दोस्तों, जो आव्यूह की क्षैतिज रेखा होता है उसको हम आव्यूह की पंक्ति कहते हैं। आव्यूह की पंक्ति, आव्यूह की पंक्तियां यहां पर लिखेंगे, आव्यूह की पंक्तियां कहते हैं। और दोस्तों, यहां पर एक बात समझिए
कि ये जो यहां पर पंक्तियां लिखे हैं, इस पंक्तियों को अंग्रेजी में रोज लिखते हैं, रोज लिखते हैं, और पंक्तियों को सिंबल देने के लिए रोज को हम यहां पर आर लिखते हैं। क्या लिखते हैं सर? आर लिखते हैं। तो ये समझिए कि आबिहू का ये पहला पंक्ति है, ये आबिहू का दूसरा पंक्ति है। अगर ये आबिहू का पहला पंक्ति है तो इसको R1 से लिख देंगे, ये आबिहू का दूसरा पंक्ति है तो इसको दोस्तों हम क्या लिख देंगे? R2 से लिख देंगे। तो आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा कि ये पहला पंक्ति है और ये क्या है? दूसरा पंक्ति है, मतलब ये R1 है और ये R2 है। अब इसको यहां से हटाते हैं। यहां पर आप देखिए जो आबिहू की उदर्ग रेखा है, ये देखिए आबिहू की उदर्ग रेखा है, तो दोस्तों आबिहू की उदर्ग रेखा को हम आबिहू की स्तंभ कहते हैं। क्या कहते हैं जी? आबिहू की स्तंभ कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये पहला स्तंभ हो जाएगा। एक क्या होगा जी? पहला स्तंभ होगा। ये बताइए ये क्या होगा? आबिहू का दूसरा स्तंभ होगा। और ये क्या होगा जी? आबिहू का तीसरा स्तंभ होगा। आबिहू का क्या होगा जी? तीसरा स्तंभ होगा। अब आराम से समझिएगा, देखिए आबिहू की क्षैतिज रेखा को आबिहू की पंक्तियां कहते हैं, आबिहू की पंक्तियां कहते हैं। और दोस्तों आबिहू के उदर्ग रेखा को आबिहू का स्तंभ कहते हैं, स्तंभ कहते हैं। और दोस्तों स्तंभ को अंग्रेजी में कलम कहते हैं। और इसके लिए जो सिंबल का प्रयोग करेंगे उसी का प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों ये पहला स्तंभ है, तो दोस्तों इसको हम क्या लिख सकते हैं जी? इसको हम C1 दे सकते हैं, और दोस्तों इसको हम क्या देंगे? C2 देंगे, और इसको हम क्या देंगे दोस्तों? C3 देंगे। क्या देंगे जी? C3 देंगे। और C3 क्या है जी? तीसरा स्तंभ है। तो आइए दोस्तों, इधर से आपका ये क्या है जी? आबिहू की क्षैतिज रेखा है। ये आबिहू की पहली क्षैतिज रेखा है और ये आबिहू की दूसरी क्षैतिज रेखा है। इधर से आबिहू का पहला स्तंभ है, ये आबिहू का दूसरा स्तंभ है, ये आबिहू का तीसरा स्तंभ है। जो आबिहू की क्षैतिज रेखा होती है इसे आबिहू की पंक्तियां कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में रोज कहते हैं, और रोज के लिए सिंबल का प्रयोग हम आर करते हैं। वही दोस्तों जो आबिहू के उदर्ग रेखा को हम आबिहू का स्तंभ कहते हैं, जिसको स्तंभ को अंग्रेजी में कलन कहते हैं। और दोस्तों इसके लिए हम सी अक्षर का प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों इधर से ये आपका R1 हो गया, ये आपका R2 हो गया, इधर से आपका C1 हो गया, ये C2 हो गया और ये C3 हो गया। तो उम्मीद है कि दोस्तों यहां तक आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब चलिए असली मसाला यहां पर बाकी है। दोस्तों यहां पर देखिए जो पहली क्षैतिज रेखा है ये निरूपित कर रहा है राम द्वारा खरीदे गए आम, संतरा और सेव को। यानी जो पहली क्षैतिज रेखा है, जो आबिहू की पहली क्षैतिज रेखा है, यह निरूपित कर रहा है राम द्वारा खरीदे गए आम, संतरा और सेव को। जबकि जो आबिहू की दूसरी क्षैतिज रेखा है, यह निरूपित कर रहा है श्याम द्वारा खरीदे गए आम, संतरा और सेव को। जबकि जो पहला स्तंभ है, यानी ये जो पहला उदर्ग रेखा है, जो पहला उदर्ग रेखा है जिसको हम पहला स्तंभ कहते हैं, यह निरूपित कर रहा है राम और श्याम द्वारा खरीदे गए आम को। जबकि ये जो दूसरा उदर्ग रेखा है जिसको हम दूसरा स्तंभ कहेंगे, यह निरूपित कर रहा है राम और श्याम द्वारा खरीदे गए संतरा को। जबकि ये जो तीसरी उदर्ग रेखा है जिसको हम तीसरा स्तंभ कहते हैं, यह निरूपित कर रहा है राम और श्याम द्वारा खरीदे गए सेव को। तो उम्मीद है कि दोस्तों यहां तक आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा कि दोस्तों बेसिकली आबिहू होता क्या है।
आबीहू संख्याओं का लिखने का एक सही तरीका होता है। क्या होता है दोस्तों? आबीहू संख्याओं का लिखने का एक सही तरीका होता है। अब यहां से मजे की बात समझिए कि दोस्तों यहां पर जो आपको आबीहू दिखाई दे रहा है और इस आबीहू में जो हम बड़ा कोष्टक का प्रयोग किए हैं या छोटा कोष्टक देते हैं, इसका कोई अर्थ नहीं है। इसको अच्छा दिखने के लिए इसको देते हैं। और दोस्तों आबीहू के अंदर आपका वास्तविक नंबर भी हो सकता है, सम्मिश्र संख्या भी हो सकता है, इमेजिनरी नंबर को भी दे सकते हैं और आप फलन को भी दिखा सकते हैं। मतलब यहां पर ये समझ लीजिए कि अगर यहां पर हम कोई आबीहू ए ले लें तो दोस्तों यहां पर देखिए 2 4 7 8 दोस्तों ये भी आबीहू है। और दोस्तों आबीहू के अंदर आपको बताएं, आबीहू के अंदर वास्तविक संख्या को दे सकते हैं, सम्मिश्र संख्या को भी दे सकते हैं और फलन को भी दे सकते हैं। जैसे यहां पर देखिए आबीहू के अंदर फलन भी आ जाएगा, यानी त्रिकोणमितीय फंक्शन को भी दे सकते हैं, sin x cos x माइनस cos x sin x। दोस्तों ये भी क्या है जी? आबीहू है। ठीक है, तो उम्मीद है कि दोस्तों आपको आबीहू समझ में आ गया होगा कि जो आबीहू होता है यानी आबीहू वास्तविक संख्या या सम्मिश्र संख्या या फलनों के क्षैतिज या ऊर्ध्व रेखाओं में एक आयताकार क्रम विन्यास होता है। यानी क्षैतिज रेखा को आबीहू का पंक्तियां, आबीहू की पंक्तियां कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में रोज कहते हैं, तथा आबीहू की ऊर्ध्व रेखा को आबीहू का स्तंभ कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में कलंस कहते हैं। तो आइए दोस्तों, आप आबीहू बहुत अच्छे तरीके से सीख गए होंगे। तो क्या बात है सर, आबीहू चलिए आपको बता दिए। अब यहां से एक चीज और समझ लीजिए कि ये जो यहां पर आबीहू आपको दिखाई दे रहा है, आबीहू को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर ABCD डॉट डॉट द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है, तो चलिए इसको यहां से हटा रहे हैं। अब देखिए, अब हम आपको बताने वाले हैं आबीहू की कोटि के बारे में। यानी 2 नंबर में समझेंगे आबीहू की कोटि। भैया बताइए, आबीहू की कोटि के बारे में समझेंगे, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। देखिए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है एकदम। अगर हमारे पास कोई आबीहू है तो यहां पर देखिएगा, उसके लिए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को कैसे लिखेंगे। यहां पर देखिए लिखते हैं, यदि किसी आबीहू की पंक्तियों की संख्या m तथा स्तंभों की संख्या n हो तो m गुने n को आबीहू का कोटि कहा जाता है। आबीहू की कोटि कहा जाता है, कोटि कहा जाता है। अब आइए दोस्तों इसको समझते हैं थोड़ा एकदम आराम से, टेंशन मत लो यार। देखिए आप फास्ट पढ़िए, टेंशन मत लीजिए, आराम से समझकर पढ़िए। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास एक यहां पर ए आबीहू है, यहां पर दिया है 2 4 6 7 8 9। अब चलिए यहां से आपको बतानी है कि ये जो आबीहू ए है, भैया ये जो आबीहू ए है, ये आबीहू किस कोटि का आबीहू है, इस आबीहू की कोटि क्या है। हम पूछे कि बताइए ये जो आबीहू है, ये आबीहू की कोटि क्या है। तो देखिए आबीहू की कोटि कैसे लिखेंगे, ये चीज मैं सिखा रहा हूं। यदि किसी आबीहू की पंक्तियों की संख्या m तथा स्तंभों की संख्या n हो तो m गुने n को आबीहू की कोटि कहते हैं। देखिए दोस्तों आपको अभी बताएं कि ये पहला पंक्ति है, ये पहला पंक्ति है। दोस्तों ये क्या है जी, दूसरा पंक्ति है। दोस्तों इसको हम R1 से लिखते हैं, क्योंकि रो को, पंक्ति को अंग्रेजी में रो कहते हैं।
और दोस्तों इसको हम R2 से लिखते हैं। देखिए ये पहला स्तंभ है, ये क्या है जी, पहला स्तंभ है, ये दूसरा स्तंभ है, और ये देखिए ये तीसरा स्तंभ है। और दोस्तों स्तंभ को अंग्रेजी में कॉलम्स कहते हैं। आज समझने के लिए शॉर्टकट यहां पर इसको C1 लिखेंगे, इसको C2 लिखेंगे और इसको क्या लिखेंगे, C3 लिखेंगे। अब आराम से सुनिए, इस आव्यूह की कोटि को बतानी है तो पहले पंक्तियों की संख्या को गिन लीजिए। तो देखिए एक पंक्ति यह है और यह एक पंक्ति यह है, मतलब इस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या 2 है। देखिए ये पहला पंक्ति दूसरा पंक्ति, पंक्तियों की संख्या 2 है तो यहां पर डालिए 2, आप बीच में डालिए गुना का चिन्ह। देखिए इसमें स्तंभों की संख्या कितनी है, तो ये पहला स्तंभ है, ये दूसरा स्तंभ है, तीसरा स्तंभ है, तो यहां पर डालिए 3 गो स्तंभों की संख्या है तो यहां पर डालिए 3। तो दोस्तों जो ये आव्यूह है ये 2 गुणित 3 कोटि का आव्यूह है। दोस्तों क्या 2 गुणित 3 कोटि का आव्यूह है। पहले पंक्तियों की संख्या को काउंट करते हैं, उसके बाद स्तंभों की संख्या को काउंट करते हैं। दोस्तों ये बात अपने दिमाग में रख लीजिए। पहले प जैसे जन्म होता है तो लड़का अपने पहले पापा पापा बोलता है ना सर, तो ऐसे याद रख लो, पहले पंक्तियों की संख्या उसके बाद स्तंभों की संख्या। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए इसको और तरीके से समझते हैं, कुछ एग्जाम्पल से और समझते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास यहां पर एक आव्यूह है, एकदम बहुत प्यारा सा आव्यूह है। क्या आप इससे क्या बोलूं, यहां पर देखिए 2 4 6 3 1 2 7 2 1, यहां पर एक आव्यूह है। अब हम आपसे प्रश्न करें कि जो बी आव्यूह है ये कितने कोटि का आव्यूह है, इस आव्यूह की कोटि बताइए। तो क्या करेंगे, कहेंगे सर क्या करेंगे, देखिए ये पहला पंक्ति दूसरा पंक्ति तीसरा पंक्ति, इस आव्यूह में 3 पंक्ति है और दोस्तों कितना स्तंभ है 1 2 3, तो 3 गुणित 3 कोटि का आव्यूह है। समझ में आया। और देखिए एक और आव्यूह ले लेते हैं, सी आव्यूह ले लेते हैं, कुछ ऐसा 1 2 3 लीजिए, एकदम जबरदस्त। अब हम आपसे प्रश्न करें कि बताइए ये जो आव्यूह आपको दिखाई दे रहा है ये आव्यूह की कोटि क्या है। तो देखिए पंक्तियों की संख्या 1 है, पंक्तियों की संख्या 1 है और स्तंभों की संख्या 1 2 3, 1 गुणित 3 कोटि का आव्यूह है। तो उम्मीद है कि दोस्तों आपको पूरी तरीके से आव्यूह की कोटि समझ में आ गया होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, 2 टॉपिक आपको बता दिए। आइए इसके आगे अब हम समझेंगे आव्यूह की कोटि के बाद हम समझेंगे आव्यूह के अवयव। दोस्तों कहानी तो मजा और यहां से आता है जब आप आव्यूह के अवयव को समझेंगे, दोस्तों एकदम मियाज खुश हो जाएगा। तो आइए दोस्तों यहां पर अब समझेंगे आव्यूह के अवयव, आव्यूह का अवयव के बारे में समझेंगे। इसको अंग्रेजी में कहते हैं एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स। आइए आव्यूह के बारे में समझेंगे। तो आइए जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास एक आव्यूह ए है, कुछ इस रूपरेखा का है, देखिए एकदम मॉडलिंग रूप का है। यहां पर है A11 A12 A13 डॉट A1n। दोस्तों यहां पर है A21 A22 A23 डॉट A2n, इस तरीके से डॉट और इस तरीके से AM1 AM2 AM3 और दोस्तों क्या होगा AMN होगा। दोस्तों यहां पर देखिए, दोस्तों यहां पर देखिए, अगर ये प्रॉब्लम आप समझ में आ जाता है तो समझिए कि आप बहुत बड़ा चीज को एक्सरा कर आप इलाज कर दिए। दोस्तों इधर देखिए, अगर हम पूछे कि क्या है, पहला पंक्ति है, ये दूसरा पंक्ति है, ये तीसरा पंक्ति है, ठीक है। ये देखिए ऐसे डॉट यहां पर न तीसरा पंक्ति होगा, इसके बाद चौथा पंक्ति होगा। अब यहां पर एक बात समझिए, इसको आपको समझाने के लिए इधर बताएं, ये पहला पंक्ति है, ये दूसरा पंक्ति है,
ये तीसरा पंक्ति होगा, ऐसे बढ़ते चला गया है। तो दोस्तों यहां पर देखिए पंक्तियों की संख्या आपको क्या मिल रहा है, m मिल रहा है, पंक्तियों की संख्या m तक। हम आपसे प्रश्न करें कि बताइए इस आबिहू में पंक्तियों की संख्या क्या होगा, तो पंक्तियों की संख्या m होगा। अरे दोस्तों जो ऐसे हमने गए हैं, ऐसे गए हैं, कितने तक गए हैं बताओ तो, कहां तक गए हैं, m तक गए। और इधर से अगर चले तो ये स्तंभों की संख्या होता है, ये स्तंभों की संख्या होता है। अब पूछे कि भैया एक बात बताइए, इस आबिहू में स्तंभों की संख्या कितना होगा, तो हम कहां तक गए हैं जी, n तक गए हैं। और पंक्तियों की संख्या क्या होगा, तो दोस्तों हम कहां तक गए हैं, m तक गए हैं। तो दोस्तों पहले पंक्तियों की संख्या, उसके बाद स्तंभों की संख्या। तो दोस्तों पंक्तियों की संख्या m है और स्तंभों की संख्या n है। तो दोस्तों ये जो आबिहू है, इस आबिहू की कोटि क्या होगा, m गुने n होगा। क्या होगा दोस्तों, m गुने n होगा। एक बात समझिए, ये जो आपको एलिमेंट्स दिखाई दे रहा है, ये पहला पंक्ति है। ये जो एलिमेंट्स आपको दिखाई दे रहा है, ये दोस्तों दूसरा पंक्ति है, अगर इधर से आप देखते हैं तो। लेकिन दोस्तों अगर एक बात बताइए, अगर इधर से हम पूछे कि बताइए ये क्या है, तो दोस्तों ये दूसरा स्तंभ है। हम पूछेंगे बताइए भैया ये क्या है, तो कहेंगे सर ये तीसरा स्तंभ है। हम पूछेंगे भैया ये बताइए ये क्या है, तो ये nवां स्तंभ है। तो उम्मीद है कि दोस्तों आपको पूरी तरीके से एक टॉपिक को ममोड़ कर आप समझ लिए होंगे, ठीक है। अब एक बात बताइए, यहां पर जो A11 लिखे हैं, इस बात को बता रहा है कि पहला पंक्ति और पहला स्तंभ में है। ये पहला पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव है। ये जो आपका अवयव है, ये बता रहा है, ये पहला पंक्ति, देखिएगा पहला पंक्ति को बताता है, दूसरा स्तंभ को बताता है। पहला पंक्ति और दूसरी स्तंभ में है। A13 जो अवयव है, ये बताता है कि पहला पंक्ति और तीसरा स्तंभ में है। तो आइए दोस्तों इस पर एक प्यारा सा क्वेश्चन करते हैं, जिस पर आपका दिल दिमाग सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। जैसे मानते हैं कि सर एक हमारे पास एक यहां पर प्यारा सा आबिहू A है, यहां पर है 2 4 6 7 8 9 2 1 4, चाहे 2 1 7, यानी यहां पर 5 कर लेते हैं। चलिए एक हमारे पास ये आबिहू है, ठीक है, आप आबिहू को देख पा रहे हैं। अब इसमें हम आपसे पूछे कि बताइए A11 के स्थान पर क्या है, A11 के स्थान पर क्या है, भैया यही ना होगा, 2 होगा। A12 के स्थान पर क्या है, 4 है। A13 के स्थान पर क्या है, 6 है। इस तरीके से हम पूछे A33 की जगह पर क्या होगा, तो A31 होगा, A32 होगा, A33 हो जाएगा। दोस्तों ये 5 है। और इस तरीके से आपको बोर्ड में क्वेश्चन देता है ऑब्जेक्टिव, जो आप कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि दोस्तों ये पूरी तरीके से आपको रगड़ कर समझ में आ गया होगा आबिहू के अवयव के बारे में, एकदम जबरदस्त तरीके से। तो आइए दोस्तों यहां से अब हम आपको बताने चल रहे हैं आबिहू के प्रकार, ठीक है, ठीक है ना जी। कहें सर बहुत अच्छा है। चलिए तो देखते हैं। तुम जो कह दो तो चांद तारों को तोड़ लाऊंगा मैं। सर यहां पर देखिए गाना मन सुनिए, ठीक है, ऐसे तो गा देते हैं, कोई बात नहीं है। चलिए अब यहां पर समझेंगे आबिहू के प्रकार। आबिहू के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वर्ग आबिहू। वर्ग आबिहू के बारे में जानेंगे। दोस्तों क्या ख्याल है वर्ग आबिहू के बारे में आपका, बताइए, जरूर बताइएगा, कमेंट्स में बताइएगा। इसको अंग्रेजी में स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। देखिए जो नाम है ना सर, नाम बहुत कुछ बता देता है, नाम ही आपको बहुत कुछ बता देता है, ठीक है। और इसका जब फोटो देखिएगा तो कुछ ज्यादा ही समझ जाइएगा, और जब बताएंगे तो पूरा खोलियामे तरीके से इसको समझिएगा। तो आपने वर्ग, एक वर्ड सुने होंगे मैथ में, वर्ग आबिहू, यानी यहां पर वर्ग आबिहू बता रहे, आप वर्ग सुने होंगे, पढ़े होंगे कि वर्ग क्या होता है, जिसकी लंबाई चौड़ाई आपस में बराबर होता है, उसी को वर्ग कहते हैं। वर्ग की सभी भुजाओं की लंबाई आपस में बराबर होता है। तो ठीक है, उसी पर ये वर्ग आबिहू बना है। भैया वर्ग आबिहू
यानी उस आबिहू को कहते हैं जिसकी पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर हो। पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर हो तो उससे हम क्या कहते हैं, वर्ग आबिहू कहते हैं। तो यहां पर देखिए जैसे समझते हैं, यहां पर एक आबिहू ले लिए 1 2 2 1। अब हम आपसे पूछे कि बताइए ये जो आबिहू ए दिख रहे हैं, ये आबिहू स्क्वायर मैट्रिक्स है? बिल्कुल है। इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है जी? 2 है। पंक्तियों की संख्या कितनी है? 2 है। और स्तंभों की भी संख्या कितनी है? 2 है। यानी पंक्तियों की संख्या 2 और स्तंभों की भी संख्या 2। तो दोस्तों हम इसी को कहेंगे वर्ग आबिहू। और दोस्तों यहां पर अगर सेम आपको मिल गया 2 गुने 2 3 गुने 3 तो दोस्तों उसी को हम क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। और भी देख सकते हैं यहां पर एक आबिहू बी ले लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। पूछे कि बताइए एक कौन सा आबिहू है? आप आराम से बताएंगे कि एक बी क्या है जी? ए स्क्वायर मैट्रिक्स है। बी इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। बी एक क्या है जी? वर्ग आबिहू है। क्यों है भैया? क्योंकि जितनी पंक्तियों की संख्या है इस आबिहू में उतना ही स्तंभों की संख्या है। तो दोस्तों ये क्या होगा? वर्ग आबिहू होगा। चलिए एकदम मस्त। आइए इसके बाद हम समझेंगे, देखिए इसी का एक चचेरा भाई होता है, इसी का एक चचेरा भाई होता है जो आपकी बुक में नहीं दिया है सर। आइए हम आपको बताते हैं। आयताकार आबिहू, आयताकार आबिहू जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, चलिए यहां पर देखिए इस टॉपिक को जल्दी करते हैं। आयताकार आबिहू रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इसको अंग्रेजी में कहते हैं। दोस्तों आपने भी आयत शब्द एक सुना होगा, पढ़े है ना? इसकी लंबाई चौड़ाई आपस में बराबर नहीं होता है। तो वही बात है कि इसमें ये जो आयताकार आबिहू होता है, जो पंक्तियों की संख्या होता है स्तंभों की संख्या के बराबर नहीं होता है। जैसे लेते हैं यहां पर एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं कि मान लेते हैं हमारे पास एक आबिहू है 1 2 3 4 5 6। इसमें देखिए पंक्तियों की संख्या 2 है और स्तंभों की संख्या 3 है। दोस्तों पंक्तियों की संख्या 2 है और स्तंभों की संख्या 3 है। जब पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर न हो तो इस तरह के आबिहू को हम क्या कहते हैं? आयताकार आबिहू कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। क्या दोस्तों? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो उम्मीद है कि दोस्तों ये भी आप सीख गए होंगे। अब आइए इसके बाद हम आपको बताने वाले हैं क्षैतिज आबिहू। देखिएगा क्षैतिज आबिहू जिसको अंग्रेजी में जानते हैं क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहते हैं। अब सुनिए, यानी क्षैतिज आबिहू क्या होता है? जो क्षैतिज आबिहू होता है इसमें जो पंक्तियों की संख्या होता है स्तंभों की संख्या से कम होता है। जैसे यहां पर एक आबिहू लेते हैं 1 2 4 3 5 7। देखिए इसमें पंक्तियों की संख्या 2 है, स्तंभों की संख्या 3 है। मतलब स्तंभों की संख्या से पंक्तियों की संख्या कम होती है, तो ऐसे आबिहू को हम क्षैतिज आबिहू कहते हैं। अब देखिए इसी का एक चचेरा भाई है, उसको हम कहते हैं उदर्ग आबिहू। अब देखिए जो उदर्ग आबिहू होता है इसका उल्टा होता है। जैसे मान लेते हैं कि यहां पर एक आबिहू ले ले 1 2 2 3 4 5। तो यहां पर देख रहे होंगे कि जो स्तंभों की संख्या होता है पंक्तियों की संख्या से कम होता है इसमें। तो दोस्तों इस आबिहू को हम क्या कहते हैं? उदर्ग आबिहू कहते हैं। यानी देखिए अगर क्षैतिज आबिहू कहे तो समझ जाइए कि इसमें स्तंभों की संख्या अधिक होगा, पंक्तियों की संख्या कम होगा। अगर आपका उदर्ग आबिहू कहता है तो समझ जाइए स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या से कम होगा। तो दोस्तों इसी को हम उदर्ग आबिहू कहते हैं। अब चलिए इसके बाद एकदम झकास झकास और आपको आबिहू देखने को मिलेगा टाइप्स में। चलिए उसको बता रहे हैं 3 नंबर पंक्ति आबिहू। देखिएगा दोस्तों
पंक्ति आव्यूह जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं रो मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं जी? रो मैट्रिक्स कहते हैं। यहां पर देखिए जो पंक्ति आव्यूह होता है ये क्या है? एक पंक्ति वाले आव्यूह को, दोस्तों दिमाग में रखिए, एक पंक्ति वाले आव्यूह को पंक्ति आव्यूह कहते हैं। एक पंक्ति वाले आव्यूह को पंक्ति आव्यूह कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर हमारे पास यहां पर एक कोई आव्यूह है ऐसा 1 2 3, तो दोस्तों एक पंक्ति है, इसमें इस आव्यूह में सिर्फ एक ही पंक्ति है। क्या है जी? एक ही पंक्ति है, तो ऐसे आव्यूह को हम पंक्ति आव्यूह कहेंगे। लेकिन दोस्तों दिमाग में इस बात को रखिए, जो पंक्ति आव्यूह होता है इसमें एक पंक्ति होता है लेकिन स्तंभ कितना भी हो सकता है। देखिए पंक्ति तो एक है लेकिन स्तंभ कितना है? 1 2 3 है। स्तंभों की संख्या कितना है? 3 है। तो दोस्तों पंक्ति एक होनी चाहिए, स्तंभ कितना भी हो सकता है। अब देखिए एक इसी का उल्टा पढ़ने को मिलेगा जिसको हम कहेंगे स्तंभ आव्यूह। अब भैया इसको अंग्रेजिया में कहते हैं कॉलन मैट्रिक्स। कॉलन मैट्रिक्स क्या होता है? इसका उल्टा वो आव्यूह, यानी स्तंभ आव्यूह उस आव्यूह को कहते हैं जिसमें केवल एक स्तंभ हो। जैसे यहां पर देखिए ये स्तंभ आव्यूह होगा, इसमें एक स्तंभ है लेकिन पंक्तियों की संख्या कितनी भी हो सकती है। तो यहां पर पंक्तियों की संख्या 3 और स्तंभों की संख्या कितना है? 1 है। तो उम्मीद है कि दोस्तों आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब दोस्तों यहां से एकदम जबरदस्त टॉपिक शुरू होने जा रहा है जिसको दोस्तों हम यहां से आपको बताने वाले हैं आव्यूह के विकर्ण के बारे में। दोस्तों यहां से क्लास जरूर आप देखते रहिए अभी। तो आइए इसको यहां से हटाते हैं। चलिए देखेंगे दोस्तों, अब यहां से जानेंगे यानी विकर्ण आव्यूह को। दोस्तों यहां पर नजर नहीं हटनी चाहिए। विकर्ण आव्यूह को समझेंगे डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में। डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में क्या ख्याल है दोस्तों? बताइए आपके दिल में क्या ख्याल है, किसके प्रति? डायगोनल मैट्रिक्स के प्रति? मेरे प्रति नहीं सर किसी और की भी प्रति नहीं। बताइए डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में आपका क्या ख्याल है? आप इसके बारे में क्या क्या कह सकते हैं? ठीक है भैया, एक बात दिमाग में रखिए, जो डायगोनल मैट्रिक्स होता है यह एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। क्या होता है जी? एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, मतलब जितनी पंक्तियों की संख्या उतने ही स्तंभों की संख्या होता है। दूसरा इसका कंडीशन है कि जो विकर्ण आव्यूह होता है इसके मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त सभी अवयव का मान 0 होनी चाहिए, तब उस आव्यूह को हम क्या कहेंगे? विकर्ण आव्यूह कहेंगे। मतलब विकर्ण आव्यूह एक वर्ग आव्यूह होता है जिसके मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त सभी अवयव का मान 0 होता है, तो ऐसे आव्यूह को हम विकर्ण आव्यूह कहते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहां पर आव्यूह ए ले लिए, यहां पर देखिए 1 2 3 0 0 0 0 और यहां पर 0 0। यहां पर दोस्तों आप देखिए ये जो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है ये आव्यूह का मुख्य विकर्ण होता है। ये क्या होता है जी? आव्यूह का मुख्य विकर्ण। याद रखिएगा दोस्तों, ये आव्यूह का मुख्य विकर्ण है। ये आव्यूह का मुख्य विकर्ण है। और दोस्तों आव्यूह के मुख्य विकर्ण को छोड़कर, आव्यूह के मुख्य विकर्ण को छोड़कर सभी अवयव 0 हो, सभी अवयव 0 हो, तो ऐसे आव्यूह को हम क्या कहते हैं? विकर्ण आव्यूह कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। तो मेरे प्यारे भैया आप याद रखिए कि इसके लिए कंडीशन aij का मान 0 होगा फॉर ऑल किसके लिए? i इज नॉट इक्वल टू j के लिए। मतलब ये तो a 1 1 हो जाएगा,
A22 हो जाएगा, A33 हो जाएगा, और यही ना A12 हो जाएगा। देखिए तो डिफरेंट होगा, ठीक है। तो AIJ का मान शून्य होगा किसके लिए? फॉर ऑल I नॉट इक्वल टू J के लिए। अब एक बात बताइए, मैंने आपको डायगोनल मैट्रिक्स बताया कि एक वर्ग आव्यूह विकर्ण आव्यूह होता है जिसके मुख्य विकर्ण के छोड़कर अन्य सभी अवयव का मान शून्य हो, अन्य सभी अवयव क्या हो? शून्य हो। अब एक बात बताइए, एक और हम यहां पर आव्यूह लेते हैं कुछ इस तरीके का, 4 यहां पर 4 0 0 0 1 0 0 0 0। लीजिए अब भैया हम आपसे एक प्रश्न करें कि बताइए जो आव्यूह बी है ये विकर्ण आव्यूह है कि नहीं? आप सोच में पड़ जाएंगे कि ये तो यहां पर 0 लौक रहा है, यहां पर एक 0 दिखाई दे रहा है, अब इसके साथ क्या करें? मार पीट कर इसको भगा दे? भैया भगाने की जरूरत नहीं है, ये मुख्य विकर्ण हो गया। और हमने थ्योरी में बताया है मुख्य विकर्ण को छोड़कर अन्य सभी अवयव क्या होनी चाहिए? शून्य होनी चाहिए। अब इस बात को बता रहा है कि मुख्य विकर्ण को छोड़कर, अब मुख्य विकर्ण में क्या दे उससे कोई बात नहीं है, यानी मुख्य विकर्ण को छोड़कर और यानी अन्य सभी अवयव शून्य होनी चाहिए। तो मुख्य विकर्ण पर आपको ध्यान नहीं देना है, एक 0 हो सकता है, तभी ये आव्यूह बी क्या होगा जी? विकर्ण आव्यूह होगा। अब सुनिए, इसको लिखने का एक तरीका होता है, यहां पर इतना बड़ा बड़ा लिख रहे हैं ना सर, इसको लिखने का एक तरीका होता है। लिखने का एक तरीका क्या है? इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, स्टैंडर्ड भाषा में लिख सकते हैं बी का विकर्ण, बी का विकर्ण हम लिख देंगे, या बी का विकर्ण बराबर लिख देंगे 4 1 0 4 1 0। तो दोस्तों इसी को हम क्या कहें? विकर्ण आव्यूह। फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अगर यहां पर मान लेते हैं कि लिखा है विकर्ण, यहां पर C का विकर्ण कुछ ऐसा लिखा है, 2 3 4 लिखा है, तो समझिए कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 0 0 0 3 0 0 0 4 लिख सकते हैं, ठीक है। ये मुख्य विकर्ण हो गया। मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त सभी अवयव शून्य है, तो दोस्तों इस आव्यूह को हम क्या कहेंगे? विकर्ण आव्यूह कहेंगे। तो क्या मेरे दोस्तों एकदम पूरी तरीके से आप समझ पा रहे हो? बिल्कुल। तो आइए अब इसका स्पेशल केस पढ़ेंगे दोस्तों, इसका स्पेशल केस पढ़ेंगे। आइए समझते हैं, जिसको हम कहते हैं अदिश आव्यूह। दोस्तों इसको बहुत देर से हम इंतजार में इसका थे, ठीक है, नींद नहीं आ रहा था इसको बताने के लिए। अदिश आव्यूह चूंकि पेपर में देता है, इसको अंग्रेजी में स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं, स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। आइए इसको ऐसे ममोर कर बता रहे हैं कि इससे आपको डाउट हो जाए, मतलब प्यार मोहब्बत हो जाए। एक बड़ा खतरनाक वर्ड है प्यार मोहब्बत का जी, जिंदगी को कितने लोग को बना देता है, कितने लोग को बर्बाद कर देता है। नहीं, प्यार तो होनी चाहिए। अब आप नेगेटिव सोचेंगे तो फिर तो गलत बात है। अदिश आव्यूह देखिए, जो अदिश आव्यूह होता है, अदिश आव्यूह भी स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। और इसमें खासियत है कि इसका जो यानी मुख्य विकर्ण होता है, जो प्रिंसिपल डायगोनल होता है, जो प्रिंसिपल डायगोनल होता है, उसके जो एलिमेंट्स होनी चाहिए, उनके जो एलिमेंट्स होनी चाहिए समान होनी चाहिए, और इसके अतिरिक्त सभी अवयव शून्य होनी चाहिए, तब उस आव्यूह को हम अदिश आव्यूह कहेंगे। आराम से देखिए, अदिश आव्यूह स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। अदिश आव्यूह क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। जो अगर स्क्वायर मैट्रिक्स की प्रिंसिपल डायगोनल मुख्य विकर्ण के अवयव अगर समान है, जैसे 2 2 2 1 1 1 4 4 4 √3 √3 √3,
अगर समान हो और इसके अतिरिक्त सभी अवयव शून्य हो, तब उस अभिहु को हम क्या कहते हैं जी? स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल से इसको समझते हैं। जैसे मान लेते कि हमारे पास एक यहां पर अभिहु है 2 0 0 0 2 0 0 0 2। अब यहां पर देखिए ये जो मुख्य विकर्ण है, इस अभिहु का जो मुख्य विकर्ण है समान है ना जी? समान होनी चाहिए, समान है, और इसके अतिरिक्त सभी अवयव शून्य है। तो दोस्तों इस अभिहु को हम क्या कहेंगे? स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। दोस्तों लिख सकते हैं कि A इज ए स्केलर मैट्रिक्स। क्या जी? स्केलर मैट्रिक्स। उम्मीद है कि दोस्तों आप एकदम गाढ़ा तरीके से समझ गए होंगे, एकदम गाढ़ा तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, अगर यहां पर 2 को हटा दे 4 लिख दे तो ये विकर्ण अभिहु होगा, लेकिन स्केलर मैट्रिक्स नहीं होगा। अगर यहां पर 2 लिख दिए तो दोस्तों ये क्या होगा जी? आपका स्केलर मैट्रिक्स होगा। क्या होगा? स्केलर मैट्रिक्स होगा। तो उम्मीद है कि दोस्तों ये आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। कंडीशन तो आपको इतना प्यार से लिखे ना सर, इतने अच्छे तरीके से लिखे कि आपको समझ में आ जानी चाहिए। अब इसका एक स्पेशल केस होता है, आइए उसको समझते हैं, जिसको हम कहते हैं तत्समक अभिहु। देखिएगा, तत्समक अभिहु या इकाई अभिहु, तत्समक अभिहु या इकाई अभिहु, इसको अंग्रेजी में कहते हैं आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स। भैया ये क्या है? एक ऐसा रोग है दोस्तों, ये रोग ऐसा है कि क्वेश्चन में बहुत क्वेश्चन इस पर देता है। और दोस्तों इसको आइए समझते हैं। भैया जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होनी चाहिए, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। और इसका जो डायगोनल जो प्रिंसिपल डायगोनल होनी चाहिए, जो प्रिंसिपल इसका जो डायगोनल होता है, इसका जो प्रिंसिपल डायगोनल होनी चाहिए वो इकाई होनी चाहिए, मतलब एक होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? एक होनी चाहिए। दोस्तों क्या होनी चाहिए? एक होनी चाहिए। मतलब जो तत्समक अभिहु होता है स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। जो इसका मुख्य विकर्ण का अवयव होनी चाहिए वो एक होनी चाहिए। और इसके अतिरिक्त सभी अवयव शून्य होनी चाहिए। तब जाकर उस अभिहु को हम क्या कहेंगे? तत्समक अभिहु या इकाई अभिहु कहेंगे। दोस्तों कंडीशन, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए कंडीशन क्या है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, उसका प्रिंसिपल डायगोनल, जो डायगोनल प्रिंसिपल होता है, जो उसका यानी विकर्ण, जो उसका विकर्ण होता है वो क्या होनी चाहिए? यानी विकर्ण में जो अवयव होनी चाहिए वो समान होनी चाहिए। वो कितना होनी चाहिए? एक होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि 2 2 2, सिर्फ 1 1 1 होनी चाहिए। और इसके अतिरिक्त सभी अवयव शून्य होनी चाहिए। तब जाकर उस अभिहु को हम तत्समक अभिहु या इकाई अभिहु कहेंगे। जैसे समझिए, यहां पर एक अभिहु ले लेते हैं 1 0 0 1। बहुत बढ़िया। देखिए ये देखिए मुख्य विकर्ण हो गया। मुख्य विकर्ण क्या है? इकाई है। तो दोस्तों इसको हम क्या कहेंगे? तत्समक अभिहु कहेंगे। और भी ले लेते हैं एक a बराबर, फिर एक अभिहु ले लिए यहां पर 1 0 0 0 1 0 0 0 1। दोस्तों यहां पर देखिए इसका मुख्य विकर्ण क्या है? इकाई है। और इसके अतिरिक्त सभी अवयव का मान शून्य है। तो दोस्तों इसको भी हम क्या कहेंगे? तत्समक अभिहु कहेंगे। और दोस्तों ये जो 1 0 0 1 होता है ना सर, ये आई का मान होता है। इसको आई बराबर पूछा जाता है कि आई बराबर क्या होगा? इसको आई कह सकते हैं या I2 कह सकते हैं। दोस्तों I2 जब भी पूछा जाए कि I2 बराबर बताइए तो 1 0 0 1 बताइएगा। अगर आपसे I3 पूछा जाए तो क्या बताइएगा? इसको बताइएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो दोस्तों इस बात को दिमाग में रख लीजिए। तो आइए दोस्तों यहां तक आप पूरी तरीके से सीख गए होंगे। आइए दोस्तों इसके बाद हम आपको बताने वाले हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के बारे में।
इसके बाद दोस्तों हम लोग समझेंगे ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के बारे में। ठीक है, यहां पर देखिए जो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है, जो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है इसको समझते हैं। ये भी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। और इसकी खासियत क्या है कि अगर हमारे पास कोई आबिहू ए है और यहां पर लिख दे 2 4 6, यहां पर 0 0। चलिए यहां पर एक काम करते हैं, पहले जो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है इसको दो भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं। पहला होता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और दूसरा होता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसको हिंदी में कहते हैं उच्च त्रिभुजीय आबिहू। तो भैया यहां पर लिखेंगे उच्च त्रिभुजाकार आबिहू, त्रिभुजाकार आबिहू एक वर्ग आबिहू होता है, एक वर्ग आबिहू होता है जिसके मुख्य विकर्ण के नीचे, मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव शून्य हो, सभी अवयव शून्य हो। तो इस प्रकार के मैट्रिक्स को हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। आइए एक बार समझिए, उच्च त्रिभुजाकार आबिहू एक वर्ग आबिहू होता है जिसके मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव शून्य हो। तो दोस्तों इस प्रकार के मैट्रिक्स को हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे यहां पर समझेंगे कि अगर हमारे पास यहां पर एक आबिहू है 1 2 3, यहां पर 0 4 6 0 0 5। दोस्तों यहां पर कहता है कि उच्च त्रिभुजाकार आबिहू एक वर्ग आबिहू होता है जिसके मुख्य विकर्ण के नीचे, आइए ए मुख्य विकर्ण हो गया, ए मुख्य विकर्ण हो गया, जिसके मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव शून्य हो। तो देखिए मुख्य विकर्ण के नीचे सभी अवयव क्या है जी, शून्य है। तो इस मैट्रिक्स को, मतलब ये जो मैट्रिक्स है इसको कह सकते हैं कि ए इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मतलब ए उच्च त्रिभुजाकार आबिहू है, उच्च त्रिभुजाकार या त्रिभुजीय आबिहू है। इसको त्रिभुजीय भी कह सकते हैं, उच्च त्रिभुजीय आबिहू है। ठीक है, तो उम्मीद है कि दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। अगर बताइए यहां पर हम 0 दे दे तो आपके इसका लिए क्या ख्याल है, तभी 0 होगा। चूंकि मुख्य विकर्ण के नीचे कहता है तो मुख्य विकर्ण पर आपको ध्यान नहीं देना है, मुख्य विकर्ण के नीचे पर आपको ध्यान देना है। मुख्य विकर्ण के नीचे सभी अवयव शून्य होनी चाहिए। तो दोस्तों इस हम आबिहू को हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। अब सुनिए, जो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है इसका ऑपोजिट मतलब आपके दिमाग पर आ गया होगा कि उच्च त्रिभुजाकार या त्रिभुजीय आबिहू एक वर्ग आबिहू होता है जिसके मुख्य विकर्ण के यहां पर नीचे लिखे हैं। तो यहां पर क्या होगा, ऊपर होगा, ऊपर सभी अवयव शून्य हो। जैसे यहां पर एक आबिहू लेते हैं 1 2 0, 1 0 यहां पर डाल देते हैं, 2 4 0, यहां पर 4 6 7। तो यहां पर देखिए मुख्य विकर्ण ए हो गया, मुख्य विकर्ण के ऊपर सभी अवयव शून्य है। तो दोस्तों इस आबिहू को हम क्या कहेंगे, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। और दोस्तों इन दोनों तरह के मैट्रिक्स को ही हम क्या कहेंगे, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। तो उम्मीद है कि दोस्तों आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा कि जो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एक वर्ग आबिहू होता है जिसके मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव शून्य हो और इसके ऊपर सभी अवयव शून्य हो। तो दोस्तों वो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा। तो उम्मीद है कि दोस्तों इस समझ में आपको आया होगा। आइए इसके बाद हम आपको बताने चल रहे हैं कंपैरेबल मैट्रिक्स।
कंपैरेबल मैट्रिक्स को समझेंगे दोस्तों, तुलनीय आव्यूह कंपैरेबल मैट्रिक्स को समझेंगे कि कंपैरेबल मैट्रिक्स क्या होता है। अगर हमारे पास दो आव्यूह है, दोनों आव्यूह की कोटि समान है, दोनों आव्यूह की कोटि समान है, तो उन दोनों आव्यूह को हम क्या कहते हैं, कंपैरेबल मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे ए यहां पर देखिए, ले 2 1 3 4 5 6, ए 2 गुने 3 कोटि का आव्यूह है। एंड बी बराबर हम ले आव्यूह 4 3 1 2 5 7, ए भी 2 गुने 3 कोटि का आव्यूह है। तो ए और बी क्या है जी, तुलनीय आव्यूह है। मतलब दोनों आव्यूह की कोटि समान होनी चाहिए, चाहे वो कोटि कुछ भी हो, लेकिन दोनों का समान होनी चाहिए। तो इसी को हम कंपैरेबल मैट्रिक्स कहते हैं। अब एक लास्ट टॉपिक यहां पर हम आपको बताने जा रहे हैं, आव्यूह की समानता। आव्यूह की समानता, चलिए दो आव्यूह के लिए समझेंगे, दो आव्यूह की समानता। दो आव्यूह की समानता के लिए शर्त है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं इक्वालिटी। चलिए हटाइए, इसको लिखे थे उस वक्त, चलिए जल्दी बता रहा हूं, आव्यूह की समानता। इसके लिए कंडीशन है दोनों आव्यूह की कोटि समान होनी चाहिए। दो आव्यूह के लिए, अगर दो आव्यूह के लिए पढ़ते हैं यहां पर, दोनों आव्यूहों की कोटि समान हो या समान होनी चाहिए। 2 नंबर, उसके संगत अवयव समान हो, तब जाकर वो दोनों आव्यूह एक दूसरे के बराबर होगा। जैसे मान लेते हैं कि आव्यूह ए बराबर यहां पर है 1 2 3 4, ये 2 गुने 2 कोटि का आव्यूह है। यहां पर एंड एक आव्यूह बी ले लेते हैं 1 2 3 4, और ये भी 2 गुने 2 कोटि का आव्यूह है। तो बताइए दोस्तों बताइए, दोनों आव्यूह एक दूसरे के बराबर होगा? बिल्कुल होगा। आव्यूह की कोटि समान है। संगत अवयव मतलब a11 के स्थान पर, यहां पर a11 के स्थान पर देखिए दोनों समान है, ए भी समान है, ए भी समान है, ए भी समान है। तो दोस्तों इसको हम लिख सकते हैं ए बराबर बी। और इस तरीके से दोस्तों आज का ये पहला लेक्चर कंप्लीट हो गया। एक क्लास और दूंगा मतलब प्रॉपर्टी का, उसके बाद दोस्तों चैप्टर पर आएंगे और चैप्टर पूरी तरीके से कराएंगे। उम्मीद है कि दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत अच्छा तरीके से समझ में आया होगा। और दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में वीडियो को शेयर करिएगा। और दोस्तों अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में।